आज की कहानी एक ऐसे मास्टरमाइंड चोर की है जिसके पीछे पुलिस कई दिनों से पड़ी है, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आता। उसी चोर को पकड़ने के लिए एक खूबसूरत एजेंट को उसके पीछे लगाया जाता है, जो चोर बनकर उससे मिलती है और उसकी पार्टनर बन जाती है। शुरुआत में तो वो अपनी अदाओं का जाल बिछाकर उसे पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन वो शातिर चोर उसे चोरी की ऐसी तकनीक और ट्रेनिंग देने लगता है कि एजेंट भी उसके हुनर को देखकर उसे पसंद करने लगती है और उसके साथ मिलकर ऐसी खतरनाक चोरियां करने लगती है कि पुलिस भी हैरान रह जाती है। तो कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से होती है, जहां एक बहुत ही शातिर चोर रात के अंधेरे में एक बेशकीमती पेंटिंग चुराने एक बिल्डिंग पर पहुंचता है। पूरी तैयारी के साथ वो रोप के सहारे नीचे उतरता है और एक विंडो खोलकर अंदर पहुंच जाता है। कमरे में पहुंचते ही वो सीधे उस पेंटिंग तक जाता है जिसके पीछे अलार्म सिस्टम लगा हुआ था। बड़ी सफाई से वो अलार्म को बंद करता है, फिर पेंटिंग को फ्रेम से निकालकर पैक कर देता है जिस पर किसी ग्रीन का नाम लिखा था। काम पूरा होते ही वो बिना कोई निशान छोड़े उस रोल को एक पोस्ट बॉक्स में डाल देता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सामने वाली बिल्डिंग से कोई उस पर नजर रख रहा था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम वर्जीनिया बेकर नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टिगेटर है। इस वक्त वो उसी चोरी की जांच में लगी है, क्योंकि उस पेंटिंग की कीमत करोड़ों में है और वो रेम्ब्रांड नाम के एक मशहूर पेंटर ने 300 साल पहले बनाया था। लेकिन पेंटिंग के ओनर ने इसी कंपनी से इंश्योरेंस कराया था, इसलिए चोर नहीं पकड़ा गया तो कंपनी को बहुत बड़ी रकम चुकानी होगी। वर्जीनिया पुराने ऑक्शन की रिकॉर्डिंग देखती है तो उसकी नजर शहर के सबसे मशहूर चोर मैक पर पड़ती है। वो अपने सुपरवाइजर हेक्टर को बताती है कि सिर्फ मैक ही ऐसा चैलेंजिंग काम कर सकता है, पर रिकॉर्ड से पता चल रहा है कि वो आज सुबह ही लंदन चला गया है। कुछ दिनों में वहाँ के एक पैलेस में 2000 साल पुरानी एक कीमती मास्क की एग्जीबिशन लगने वाली है और अगर उसका अंदाजा सही है तो मैक का अगला प्लान उसी को चुराना होगा। ये सुनने के बाद हेक्टर उसे पकड़ने के लिए वर्जीनिया को एक अंडरकवर ऑफिसर की तरह मिशन पर भेज देता है। लंदन पहुंचने के बाद वर्जीनिया लगातार मैक का पीछा करने लगती है। इसी दौरान मैक क्रिप्टोनिक नाम की एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर जाता है और वर्जीनिया बाहर से उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रख रही होती है। कुछ देर बाद अचानक बिल्डिंग का फायर अलार्म बजने लगता है और बहुत से लोगों के साथ मैक भी आराम से बाहर निकल जाता है। उसकी चाल देखकर वर्जीनिया समझ नहीं पाती कि अंदर आखिर हुआ क्या है, पर उसका शक अब और भी गहरा हो जाता है। शाम होते ही वो अपने होटल लौटती है, लेकिन कमरे में पहुंचकर देखती है कि उसका सूटकेस गायब है। उसके पहनने के कपड़े भी उसी में थे, जिससे वो परेशान होकर जैसे तैसे रात बिताने की कोशिश करती है। लेकिन आधी रात को जब अचानक उसकी आंख खुलती है तो सामने मैक आराम से बैठा दिखाई देता है। उसके हाथ में वर्जीनिया की गन थी और ऊपर से उसने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे। वो घबरा जाती है, पर मैक शांत होकर पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है। अपनी असली पहचान छिपाने के लिए वर्जीनिया झूठ बोलती है कि वो आने वाली एग्जीबिशन से वो कीमती मास्क चुराना चाहती है और उसे इस काम के लिए मैक की मदद चाहिए। मैक को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन फिर कहता है कि अगर वो सच में इतना रिस्की काम करना चाहती है तो अगले दिन आकर उससे मिले, इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो वर्जीनिया को एक पुराने सामान की शॉप के सामने ले जाता है और कहता है कि अंदर जाकर उसे एक फ्लावर पॉट चुराना है। वर्जीनिया को ये काम बेहद आसान लगता है, पर अंदर जाने के बाद दुकान के मालिक से बातों बातों में उसकी बहस हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में वो फ्लावर पॉट उसके सिर पर फोड़ देती है। पॉट टूटते ही उसके अंदर छिपी एक रील दिखाई देती है और वो बिना देर किए रील लेकर तुरंत कार में आ जाती है। शॉप ऑनर उन पर हमला करने के लिए आता है, पर दोनों बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में वर्जीनिया पूछती है कि आखिर इस रील में ऐसा क्या खास है। मैक बताता है कि जिस पैलेस में मास्क की एग्जीबिशन लगने वाली है उसका पूरा सिक्योरिटी सिस्टम और ब्लूप्रिंट इसी में है, यानी असली तैयारी अब शुरू होने वाली थी। इसके बाद मैक उसे एक हेलीकॉप्टर तक ले जाता है और कहता है कि उसका सूटकेस होटल रूम से उसी ने चुराया था। फिर उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि उसने क्रिप्टोनिक बिल्डिंग से 5 बेहद कीमती कंप्यूटर चिप्स चोरी की थीं, जिनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। उनमें से एक वर्जीनिया के सूटकेस में छुपी है, जो अब होटल सिक्योरिटी के पास है। अब वर्जीनिया को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि मैक चाहे तो कभी भी उसे रोबरी केस में फंसा सकता है। इसके बाद वो वर्जीनिया को बेहोश करके हेलीकॉप्टर से अपनी एक सीक्रेट जगह लेकर पहुंचता है, जो समुद्र के बीच एक छोटे से आइलैंड पर थी। मैक वहाँ हर चोरी की प्लानिंग करता था और अब वहीं बैठकर दोनों आने वाली चोरी की पूरी तैयारी शुरू करने वाले हैं। वहाँ मैक ने अपनी चुराई हुई हर कीमती चीज का एक कलेक्शन बना रखा था। फिर मैक उसे उसके कमरे तक छोड़ने जाता है, लेकिन वहाँ वर्जीनिया उसे फंसाने के लिए इनडायरेक्ट तरीके से उसके साथ सोने का इशारा करती है, पर मैक एक सख्त लौंडा है और उसकी बातों से बिल्कुल नहीं पिघलता। अगली सुबह वर्जीनिया एक बड़ा सच बताती है कि रेम्ब्रांड की पेंटिंग उसी ने चुराई थी,
पर तभी मैक वही पेंटिंग उसके सामने लाकर रख देता है और कहता है कि बिना मेहनत किए इतनी कीमती चीज उसे बड़ी आसानी से मिल गई। मतलब चोरी के दौरान दूसरी बिल्डिंग से जो नजर रख रहा था वो मैक ही था और उसी ने वो पेंटिंग मेल बॉक्स से ले लिया था। पर अब मैक का कहना ये था कि पैलेस के अंदर जाकर मास्क वहीं चुराएगा, मगर वर्जीनिया बताती है कि मास्क रखने वाले केस का सिक्योरिटी कोड सिर्फ उसे पता है, इसलिए अंदर जाकर चोरी वही करेगी। फिर थोड़ी देर बाद मैक का एक पुराना साथी एरॉन कुछ जरूरी इक्विपमेंट पहुंचाने आता है जो चोरी के दौरान काम आने वाले थे। इसके बाद मैक वर्जीनिया की कड़ी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। मास्क चुराते वक्त उसे लेजर सिस्टम से बचना होगा, इसलिए मैक एक डेमो तैयार करता है ताकि वो असली मिशन से पहले हर प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। शुरुआत में वर्जीनिया उतने अच्छे से नहीं कर पाती और बार बार ट्रेनिंग में फेल हो जाती है, पर मैक उसे रेस्ट लेने का मौका ही नहीं देता और उसकी ट्रेनिंग जारी रखता है। वो उसे हर एक चीज अच्छे से समझाने की कोशिश करता है ताकि चोरी के वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद मैक ट्रेनिंग को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाता है। वो वर्जीनिया की आंखों में पट्टी बांधकर लेजर बीम की जगह लाल धागा लगाकर घंटों तक प्रैक्टिस करवाता है और उसे हर टेक्निक समझाता है। इस दौरान मैक उसकी ओर काफी अट्रैक्टिव फील करता है, पर उससे खुलकर बात नहीं करता और सख्त लौंडा बने रहने की कोशिश करता है। इसके बाद अगले दिन मैक वर्जीनिया को एक खूबसूरत ड्रेस देता है जिसे वो एग्जीबिशन की रात पहनेगी। वर्जीनिया को ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है और वो उसे भी एक छोटा सा गिफ्ट देने की बात करती है। ये कहकर वो साइकिल से कुछ दूर एक फोन बूथ पर जाती है और हेक्टर को कॉल करके मास्क चुराने की सारी प्लानिंग बता देती है। वो कहती है इस बार मैक बच नहीं पाएगा और पुलिस उसे पकड़ लेगी, पर वर्जीनिया को बिल्कुल पता नहीं था कि मैक उनकी पूरी बातचीत सुन रहा था। इसके बावजूद भी वापस आने के बाद वो उसे कुछ नहीं कहता और बिल्कुल नॉर्मल रहता है। इसी तरह इंतजार खत्म होता है और आखिरकार चोरी की रात आ जाती है। दोनों शानदार कपड़े पहनकर एग्जीबिशन वाले पैलेस में पहुंचते हैं और बाकी मेहमानों की तरह अंदर चले जाते हैं। फिर मौका मिलते ही वो मास्क के पास जाकर वहाँ एक छोटी सी डिवाइस लगा देते हैं। इसके बाद एग्जीबिशन खत्म होते ही सबके साथ वो भी बाहर निकल आते हैं, लेकिन ठीक आधी रात को दोनों बोट लेकर पैलेस के नीचे पहुंचते हैं और डाइविंग करके पानी के टनल से होते हुए उसी जगह के नीचे पहुंच जाते हैं जहां ऊपर मास्क रखा था। पहले से लगाए गए डिवाइस की मदद से वो बिल्कुल सही टाइल के नीचे अपनी जगह तय कर लेते हैं। ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड लगातार नजर रखा हुआ था, पर उसे चकमा देते हुए दोनों हाईटेक हथियार से फर्श का एक टुकड़ा तोड़ देते हैं। अब वर्जीनिया ऊपर जाती है और नीचे से मैक उसे हर कदम की मूवमेंट बताता रहता है। उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड वॉशरूम गया हुआ था, पर लेजर बीम इनविजिबल थी, इसलिए वर्जीनिया पूरी तरह मैक के कमांड को फॉलो करके आगे बढ़ती है। उसकी एक भी गलती अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर सकती थी, पर वो बहुत ही केयरफुली बीच से निकलते हुए आखिर मास्क तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर सिक्योरिटी कोड डालती है तो मास्क का ग्लास केस से खुल जाता है। फिर च्युइंगम की मदद से मास्क के प्रेशर सेंसर को बैलेंस करती है और असली मास्क लेकर उसकी जगह एक नकली मास्क छोड़कर जल्दी जल्दी वापस लौट आती है। लेकिन कुछ देर में जब सिक्योरिटी गार्ड आकर देखता है तो वो तुरंत अलार्म बजा देता है। तब तक मैक और वर्जीनिया टनल के रास्ते निकलकर अपनी बोट के पास पहुंच चुके थे, पर जैसे ही वर्जीनिया बोट पर चढ़ने वाली होती है तभी मैक उसका सिर पकड़कर डुबोने लगता है। वो गुस्से में कहता है कि उसे सब पता चल चुका है कि वो हेक्टर के लिए काम कर रही है और उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए वो चोरी में शामिल हुई थी। मगर वर्जीनिया कहती है कि हेक्टर के साथ उसका कनेक्शन सिर्फ एक दिखावा है, जबकि वो उसी की तरह एक प्रोफेशनल चोर है। वो मैक को पूरी तरह भरोसा दिलाती है कि वो उसी के साथ है, जिसके बाद दोनों एक साथ वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को मलेशिया में देखते हैं, जहाँ उनकी एक और चोरी की प्लानिंग थी। वर्जीनिया मैक को एक होटल के कमरे में लेकर जाती है और बताती है कि दुनिया भर के बड़े बड़े ट्रांजैक्शन यहीं से होते हैं। ऊपर के कुछ फ्लोर्स इंटरनेशनल क्लियरेंस बैंक के नाम पर इस्तेमाल होते हैं और इस बैंक का सबसे मजबूत कंप्यूटर सिस्टम उसके वॉल्ट में छिपा हुआ है। इसे खोलने के लिए सिर्फ इस बैंक के चेयरमैन का रेटिना स्कैन काम करता है। अब प्लान ये है कि वर्जीनिया ने ग्रीन के लोगों की मदद से चेयरमैन की आंखों में स्प्रे डलवाया और ट्रीटमेंट के बहाने एक मेडिकल क्लिनिक से उसका रेटिना स्कैन हासिल कर लिया। अब उन्हें वॉल्ट खोलने की सबसे जरूरी चाबी तो मिल गई है, पर सिर्फ उसे खोल लेना काफी नहीं है, उसके लिए बहुत ही परफेक्ट प्लानिंग की जरूरत है। इसके बाद वर्जीनिया एक सीडी निकालकर मैक को बताती है कि उसने एक मास्टर प्रोग्राम तैयार किया है। ये सीडी जादुई चिराग का वो जिन है जो बैंक के सिस्टम में पहुंचते ही दुनिया भर के हजारों अकाउंट से बहुत छोटी छोटी अमाउंट ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। इतने छोटे अमाउंट की वजह से किसी को शक भी नहीं होगा और सारी रकम मिलाकर टोटल 80 करोड़ डॉलर बन जाएंगे। पर इतनी बड़ी प्लानिंग सुनकर मैक इनकार करने लगता है कि इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा होगा, मगर वर्जीनिया जब उसे 50% देने की बात करती है तो वो तैयार हो जाता है। अब दोनों पूरी फोकस के साथ इस नई चोरी की तैयारी में जुट जाते हैं।
इसी दौरान वर्जीनिया रेमब्रांड की पेंटिंग और मास्क लेकर ग्रीन के पास पहुंचती है। ग्रीन दुनिया भर से चोरी का कीमती सामान खरीदता था और बड़े बड़े चोरों की मदद भी करता था, लेकिन इस बार कैश अमाउंट के बजाय कुछ जरूरी सामान की डील होने वाली थी, जिनकी मदद से बैंक की सिक्योरिटी को तोड़ना आसान हो सकता था। पर जैसे ही मास्क देखने के लिए वो सूटकेस खोलता है तो उसकी जगह एक पत्थर निकलता है। वर्जीनिया हैरान रह जाती है, पर ग्रीन गुस्सा करने लगता है कि उसने उसके साथ गद्दारी की और पूरी डील कैंसिल करके उसे चले जाने के लिए कहता है। दरअसल मैक पहले ही वो मास्क लेकर एरॉन के पास सौदा करने पहुंच चुका था। उसका कहना था कि अगर एरॉन उसे बैंक चोरी के लिए स्पेशल इक्विपमेंट देगा तो बदले में उसे मास्क मिल जाएगा। लेकिन एरॉन को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि मैक और वर्जीनिया मिलकर कहीं उसे ही धोखा देने की तैयारी तो नहीं कर रहे। इसी शक की वजह से सौदा भी कैंसिल हो जाता है। लेकिन मैक के वापस लौटने पर वर्जीनिया गुस्से में उसे पीटने लगती है, क्योंकि मास्क न मिलने पर ग्रीन ने उसे कुछ नहीं दिया था। मैक उसे शांत करते हुए मास्क दे देता है और भरोसा दिलाता है कि अब वो एक ही प्लान पर काम करेंगे। इसी दौरान उनके बीच का गुस्सा खत्म होने लगता है और अब वर्जीनिया चाहती है कि उनके बीच कोई दूरी न रहे और उनका रिश्ता आगे बढ़े। आखिरकार मैक पूरी तरह से पिघल जाता है और वर्जीनिया को अपने गहरे प्यार का एहसास दिलाता है। लेकिन तभी हम किसी को उनकी फोटो खींचते हुए देखते हैं। इसके बाद वर्जीनिया ग्रीन को मास्क सौंप देती है और बदले में चोरी के सामान ले लेती है। पर वापस आते वक्त अचानक दो लोग उसे पकड़कर हेक्टर के सामने ले आते हैं, क्योंकि मास्क चोरी के बाद से वर्जीनिया ने उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। हेक्टर वर्जीनिया को उसकी और मैक की प्राइवेट फोटो दिखाकर पूछता है कि वो आखिर करना क्या चाहती है। फोटो देखकर वर्जीनिया उल्टा गुस्सा होती है कि ये सब सिर्फ मिशन का हिस्सा है। वो अब भी उसी के लिए काम कर रही है और बहुत जल्द मैक को रंगे हाथ पकड़वा देगी। उसके निकलते ही पीछे से एरॉन सामने आता है और पता चलता है कि उसी ने फोटो लेकर हेक्टर तक पहुंचाई थी। अब फाइनली वो रात भी आ जाती है जिसका उन्हें कई दिनों से इंतजार था। उनका पूरा प्लान न्यू ईयर की रात एग्जीक्यूट होने वाला था, क्योंकि नए साल की शुरुआत में 30 सेकंड के लिए बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम रीसेट होता था और यही समय उनके लिए सबसे बड़ा मौका बनने वाला था। मैक एक इलेक्ट्रीशियन की ड्रेस पहनकर बिल्डिंग के अंदर जाता है, जबकि वर्जीनिया शानदार ड्रेस पहनकर मेन डोर से अंदर जाती है। दूसरी तरफ हेक्टर पहले ही कंट्रोल रूम में पहुंचकर सबको अलर्ट कर देता है। वहीं मैक अंदर पहुंचकर सिक्योरिटी कंट्रोल सिस्टम के पास एक हैकिंग डिवाइस लगा देता है। इसके बाद वो अपनी ड्रेस बदलकर गेस्ट की तरह कपड़े पहनकर बाहर आता है और सीधे जाकर वर्जीनिया से मिलता है, जहां दोनों लिफ्ट से 70th फ्लोर की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं हेक्टर की टीम सिक्योरिटी कैमरे से उन पर कड़ी नजर रख रही थी, लेकिन उन दोनों को ये सब पता था, इसलिए वो सीसीटीवी हैक करते हैं, जिससे कैमरे में लिफ्ट बिल्कुल खाली दिखाई देती है। इसी का फायदा उठाकर दोनों सीधे उस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां बैंक का वॉल्ट रखा हुआ था। वहां भी लेजर सिस्टम लगा हुआ था, पर वो बड़ी आसानी से रोमांटिक डांस करते हुए उसे पार कर लेते हैं और फिर सिक्योरिटी कोड डालकर वॉल्ट का मेन डोर खोल लेते हैं। इसके बाद अंदर जाकर वर्जीनिया गॉगल्स के जरिए रेटिना स्कैन करती है तो बैंक का सबसे एडवांस कंप्यूटर सिस्टम उनके सामने निकल आता है। अब वर्जीनिया अपनी सीडी को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर देती है और दोनों सही समय का इंतजार करने लगते हैं। फिर जैसे ही न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू होता है तो सीडी सिस्टम में एक्टिवेट हो जाती है और दुनिया भर के अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफर होकर पूरे 80 करोड़ डॉलर उनके अकाउंट में आ जाते हैं। इस खुशी में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन जैसे ही वर्जीनिया कंप्यूटर डिस्कनेक्ट करती है, पूरा बैंक सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वॉल्ट के डोर्स अपने आप बंद होने लगते हैं। मैक किसी तरह सीढ़ी निकालने लगता है और डोर्स पूरी तरह बंद होने से पहले वर्जीनिया एक स्टूल फंसा देती है और दोनों फौरन वहां से बाहर निकल जाते हैं। उधर हेक्टर गड़बड़ी देखकर पूरी पुलिस फोर्स को बुला लेता है और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे थे। लिफ्ट से लेकर हर रास्ता बंद कर दिया जाता है। बचने का कोई दूसरा रास्ता न देखकर मैक उसे प्लान बी के बारे में बताता है और एक बड़ी विंडो से निकलकर नीचे लगी केबल के जरिए दूसरी बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही अचानक वो केबल टूट जाती है और दोनों हवा में लटक जाते हैं, पर दोनों किसी तरह बचकर दूसरी तरफ पहुंचने में सफल हो जाते हैं। अब तक उनके चारों तरफ पुलिस और सिक्योरिटी फैल चुकी थी और उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, पर वो भागते हुए उस सुरंग तक पहुंच जाते हैं जहां से सीधे नीचे जा सकते थे। वहां मैक वर्जीनिया को एक छोटा सा बैग देता है जिसमें एक मिनी पैराशूट रखा था। वो कहता है कि यहाँ से नीचे जाकर वो बच सकती है, जबकि वो खुद पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए यहीं रुकेगा। वर्जीनिया उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर मैक की बात उसे माननी ही पड़ती है और जंप लगाते ही पैराशूट की मदद से वो आसानी से नीचे पहुंच जाती है। अब वर्जीनिया तो बच गई थी, पर वो इस बात से दुखी थी कि उसके लिए मैक ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद हम एक रेलवे स्टेशन का सीन देखते हैं जहां वर्जीनिया अब भी उदास होकर मैक के बारे में सोच रही थी कि अब शायद उसे उम्र कैद की सजा हो जाएगी। तभी अचानक पीछे से मैक आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है।
उसे सुरक्षित देखकर वर्जिनिया उसे गले लगा लेती है, पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि अगले ही पल हेक्टर और एरॉन वहां पहुंच जाते हैं। तभी सबसे बड़ा सच सामने आता है कि एरॉन दरअसल पहले से ही FBI के लिए काम कर रहा था और मैक को मोहरा बनाकर इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखा हुआ था। मैक भी उसी की मदद कर रहा था ताकि सही समय आने पर वर्जिनिया को अरेस्ट किया जा सके। अब हेक्टर को भी यकीन हो चुका था कि वर्जिनिया उसके साथ डबल गेम खेल रही थी। वर्जिनिया मैक पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसे धोखा दिया, पर अब उसे अरेस्ट होने से कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन उससे आखिरी बार बात करने के लिए मैक को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। मैक वर्जिनिया को थोड़ा दूर ले जाकर कहता है कि उसने अपने कुछ पुराने दाग मिटाने के लिए हर एक चीज को दांव पर लगा दिया था, पर अब चाहता है कि वर्जिनिया कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए। इसलिए चुपचाप उसकी जेब में पैसों के साथ नया पासपोर्ट और एक गन रख देता है। वर्जिनिया समझ जाती है कि वो किस चीज के लिए इशारा कर रहा है और मौका मिलते ही वो मैक पर गन पॉइंट कर देती है। पुलिस वाले रुक जाते हैं और वो जल्दी से ट्रेन में चढ़कर वहां से निकल जाती है। पुलिस तुरंत अगले स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ती है ताकि उसे वहां पकड़ा जा सके, लेकिन वर्जिनिया कुछ दूर जाकर चलती ट्रेन से उतर जाती है और वापस उसी स्टेशन पर लौट आती है जहां मैक उसका इंतजार कर रहा था। अब दोनों फिर से साथ खड़े थे और उनका रिश्ता अब सिर्फ चोरी तक नहीं बल्कि वो एक दूसरे से सचमुच प्यार करने लगे थे। मुस्कुराते हुए वर्जिनिया कहती है कि वो एक और बड़ी प्लानिंग के बारे में सोच रही है। मैक भी हंसते हुए जवाब देता है और उनकी एक नई शुरुआत के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।